हम सभी ने पिछले 2 पार्ट्स में वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ा। वर्ल्ड हिस्ट्री की बहुत गहराई से हमने चर्चा करी और एक एक देश को मैंने आप सभी के सामने रूबरू कराया। लेकिन अब हमारा प्यारा भारत तो छूटा ही था, तो प्यारे भारत की बात करेंगे एक अलग ही वीडियो में। तो आज आपके सामने इंडिया की कहानी फिजिकल एजुकेशन की लेके लौटा हूँ। तो इंडिया की फिजिकल एजुकेशन की कहानी लगभग 3000 साल नहीं 30,000 साल पुरानी है। भीमबेटका की पहाड़ियों से लेके वहाँ गुफाओं में हमें फिजिकल एजुकेशन का जिक्र देखने को मिलता है। चाहे डांसर्स हो चाहे रनर्स हो, सर्वाइवल ही सिलेबस हुआ करता था। फिर मोहनजोदाड़ो और ग्रेट बाथ जैसे साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़े तो हमें गुरुकुल में और अखाड़ों में फिजिकल एजुकेशन का जिक्र देखने को मिलता है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें मुगल में पोलो का जिक्र देखने को मिलता है और माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की भी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई। ब्रिटिश काल आया, ब्रिटिश काल में जो हमारे मॉडर्न स्पोर्ट्स हैं उनको तवज्जो दी गई, थोड़ा सा साइंस को तवज्जो दी गई। आज की डेट में हम देखते हैं फिजिकल एजुकेशन स्टेडियम्स में, स्कूल्स में और उसी के साथ साथ में नई नई एकेडमीज में पनप रहा है। तो ये सारी कहानी देखो भीमबेटका से शुरू हो रही है। तो आइए लेके चलते हैं आपको रोचक तथ्यों और बेहतरीन कहानी फिजिकल एजुकेशन की विद डेट्स एंड ऑथेंटिक डेटा। तो बात करते हैं भीमबेटका की, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, जो कि विंध्यान फुटहिल्स में मौजूद है। यहाँ पर मेसोलिथिक पीरियड के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। माना जाता है कि जितनी भी ये पेंटिंग्स हैं, जो आप भीमबेटका की पेंटिंग्स देखते हैं जिनमें खेलते हुए और तीर कमान या भाला मारते हुए, ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज ही थी जो इंसान सर्वाइवल के लिए यूज करता था। शिकार करते थे, ग्रुप डांस करते थे, यानी कि पूरा पीरियड फिजिकल एजुकेशन का चल रहा था, जहां पर एंड्योरेंस, एजिलिटी, रिदम और बाकी सारी हमारे कंपोनेंट्स जितने भी हेल्थ रिलेटेड और फिटनेस रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं सब यूज हो रहे थे। तो जो आज हम किताबों में देख रहे हैं ये सब किताबों में पहले नहीं था, और हम अगर आज किताबों में जो चीज देख रहे हैं वो साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं भीमबेटका में। तो आपको यदि कभी मौका मिले तो आप भोपाल से थोड़ी सी दूर भीमबेटका जरूर जाना और देख के आना। भीमबेटका के बाद में बात करते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। आप सभी को पता है 5 नदियां हमारी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, इनके किनारे बसी हुई थी हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इस घाटी में हमें देखने को मिलती है मोहनजोदाड़ो, द ग्रेट बाथ। उसी के साथ साथ में आपको देखने को मिलती है ईंटों से बने हुए मकान और पक्की गलियां, रिचुअल बाथिंग और हाइजीन का एक प्रॉपर वे, यानी कि यहाँ पर लोग फिजिकल और हाइजीन दोनों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे। जो ये बड़ा ग्रेट बाथ आपको देखने को मिला है, इसे देख के हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग यहाँ स्विमिंग करते होंगे, तो फिजिकल एजुकेशन वहाँ मौजूद था। मोहनजोदड़ो में हमें गेम्स के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे खिलौने देख के हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर गेम्स भी खेले जाते थे। कंचियां यानी कि मार्बल बॉल्स भी देखने को मिली है। उसके अलावा डांसिंग गर्ल और भी बहुत सारी मूर्तियां छोटी छोटी में हमें देखने को मिलती हैं। कुछ साक्ष्य हमें पासों के यानी कि डाइसिस के भी देखने को मिलते हैं, जिससे कि ये पता लगता है कि यहाँ फिजिकल एजुकेशन वाकई में ही था। अब बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड की, यानी कि क्लासिकल धनुर्विद्या और योगा का एक कल्चर यहाँ पर शामिल था। तो जहाँ पर स्किल और स्टिलनेस एक साथ चल रही थी। हमारे वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, चारों में हमें जिक्र देखने को मिलता है फिजिकल एजुकेशन का, जहां पर हम रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें आर्चरी का, रथ दौड़ यानी कि चैरियट रेस, रेसलिंग, हॉर्स राइडिंग जैसी एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, जिससे हम एक अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ फिजिकल एजुकेशन था। योगा को महर्षि पतंजलि ने बहुत ज्यादा तवज्जो दी। ये माना जाता है कि योगा 2nd सेंचुरी BCE से लेके 5th सेंचुरी CE तक का इसका डेवलपमेंट है, जहां पर महर्षि पतंजलि ने अपनी बुक योग सूत्र लिखी, जिसमें अष्टांग योग का वर्णन देखने को मिलता है। और अष्टांग योग यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसका जिक्र देखने को मिलता है। और ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि जीवन जीना कैसे है। योगा खाली एक पोस्चर नहीं है, योगा खाली आसन नहीं है, इसमें हमें बताया गया है कि योगा को हमें कैसे जीना है। और यहाँ पर बताया गया है कि योगा आत्मा का परमात्मा से मिलन है, और ये हमारी इनर साइंस को जानना, हमारे सेंसेस पे कंट्रोल और न जाने क्या क्या। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे
रिटन एविडेंसेस की, जहां पर हमें जिक्र देखने को मिलता है फिजिकल एजुकेशन का। एपिक्स यानी कि जितने हमारे महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत में हमें जिक्र देखने को मिलता है मेस फाइट यानी कि गदा युद्ध का, जिसमें भीम और दुर्योधन, जिन्हें महान योद्धा के नाम से भी जाना जाता है। बात करें तीरंदाजी की, तो आज भी जब भी हम निशाने का जिक्र करते हैं तो अर्जुन का नाम सबसे पहले आता है। और ये जो जितने भी रिजल्ट हम देख रहे हैं, जितने हम ये महान लोग देख रहे हैं, जाहिर सी बात है यहाँ सिस्टमैटिक ट्रेनिंग तो रही होगी। इससे एक हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का कनेक्शन डायरेक्टली जो आज की डेट में हम पीरियडाइजेशन में देखते हैं, ये महाभारत और रामायण के दौर में होगा ही होगा। नहीं तो कौन इतना महान धनुधर बन सकता है बिना ट्रेनिंग के? तो ट्रेनिंग जरूर होगी। बात कर लेते हैं तक्षशिला और नालंदा की। तक्षशिला और नालंदा इस समय पे सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी। तक्षशिला आज की डेट में पाकिस्तान में मौजूद और नालंदा जो आज की डेट में बिहार में मौजूद है। नालंदा में जाना जाता है कि स्विमिंग पूल्स का जिक्र देखने को मिलता है। योगा की ट्रेनिंग यहाँ पर बहुत जबरदस्त दी जाती थी। दूसरी ओर अगर हम तक्षशिला की बात करें जो आज की डेट में पाकिस्तान में है, यहाँ पर आर्चरी ट्रेनिंग दी जाती थी। और इन दोनों ही इंस्टीट्यूट में भारत में विदेशों से लोग आया करते थे। बकायदा यहाँ के जो स्कॉलर्स हुआ करते थे उनका एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो चाइना हो, जापान हो या और कोई देश हो, हर जगह से यहाँ पर पढ़ने के लिए लोग आते थे। और आज की डेट की ग्रेजुएशन समझ लो, वो डिग्रियां करके जाते थे। इतना ज्ञान यहाँ की लाइब्रेरी में भरा हुआ था, उसके साक्ष्य आज भी हमें देखने को मिलते हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर बात कर लेते हैं। फिजिकल एजुकेशन का कनेक्शन बुद्धिज्म और जैनिज्म से भी है। सर आप बताएं कैसे? तो बुद्धिज्म और जैनिज्म ने वॉकिंग डिसिप्लिन, मॉडरेशन, मेडिटेशन को मेन स्ट्रीम बनाया, जहां पर इंसान का डिसिप्लिन में रहना सबसे पहले आता था। मिडिवल पीरियड में हमें जिक्र देखने को मिलता है मिट्टी का दंगल, जो आज की डेट में हम अखाड़ों में देखते हैं, इसका डेवलपमेंट हो रहा था। रॉयल पोलो यानी कि चौगान का जिक्र देखने को हमें मिलता है। ये मिडिवल पीरियड ही वो समय था जब गांव-गांव में अखाड़ों का जन्म हुआ और बच्चा बच्चा अखाड़ों में प्रैक्टिस करने लगा। कुश्ती के साथ साथ यहाँ पर पुशअप्स और बाकी एक्सरसाइजेस भी की जाने लगी। ये एक तरीके से जैसे हमने जर्मनी में पढ़ा था, वैसा ही भारत के जिम्नेजियम्स, ओपन जिम्नेजियम थे। बात कर लेते हैं ब्रिटिश काल की। अंग्रेजों के राज में भारत में फिजिकल एजुकेशन का रियल में डेवलपमेंट भी हुआ, जहां पर स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी बनाया गया और फिजिकल एजुकेशन को क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन जैसे गेम्स के थ्रू पुश किया गया। स्पोर्ट्स कल्चर का डेवलपमेंट यहाँ पर और तगड़ा हुआ। पर ग्रास रूट लेवल पे कबड्डी जैसे खेलों ने स्टेमिना, एजिलिटी, टीम वर्क को सेलिब्रेट किया और वर्ल्ड स्टेज तक गए। अब बात कर लेते हैं उन इंस्टीट्यूशंस की जिनमें फिजिकल एजुकेशन का जिक्र देखने को मिलता है अर्ली स्टेजेस में। बात करते हैं 1914 में बने HVPM यानी कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की। ये एकमात्र इंस्टीट्यूट था अभी तक का जो पूरे एशिया में फिजिकल एजुकेशन को लेके जा रहा था। मॉडर्न लेवल पे जो आज देख रहे हैं हम फिजिकल एजुकेशन का डेवलपमेंट, उसकी जड़ें यहीं से जुड़ी हैं। फ्रीडम इरा की अगर हम बात करें तो अमरावती के HVPM में वैद्य ब्रदर्स यानी कि आपके अनंत दास वैद्य और अंबा दास वैद्य ने इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी। शुरुआत जो हुई थी HVPM की वो अखाड़े से हुई थी, लेकिन बाद में ये पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन बना। आज की डेट में भी यहाँ पर हजारों बच्चे हर साल ट्रेनिंग लेते हैं। 1920 में YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन जो मद्रास में बना, जिसे आज की डेट में चेन्नई में गिना जाता है। तो हैरी क्रोबक ने 1920 में फिजिकल एजुकेशन का एक ऐसा हब खड़ा किया जिससे आज भी हम भारत में फिजिकल एजुकेशन के पहले इंस्टीट्यूट के नाम से ही जानते हैं। हालांकि इससे पहले HVPM बन चुका था, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के माध्यम से ये ज्यादा फेमस हुआ और हैरी क्रोबक को इसी कारण से हम फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया कहते हैं या पायनियर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया कहते हैं। अभी तक ये दोनों इंस्टीट्यूट बहुत बेहतरीन काम कर रहे थे, लेकिन ओलंपिक में जो वर्चस्व हमें चाहिए था वो अभी हमें मिला नहीं था। तो बात करते हैं ओलंपिक में वर्चस्व की।
तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1927 में हुई, इसके पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर दोराबजी टाटा थे। उसी के साथ साथ में इसके जनरल सेक्रेटरी एजी नोरेन थे। भारत के ओलंपिक को एक स्ट्रक्चर दिया और 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल भी जीता। ये कहानी ऐसे ही चलती रही और भारत लगातार मेडल जीतता रहा, हॉकी में झड़ी लगा दी मेडलों की। बात करते हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट की, जिस इंस्टीट्यूट से मैं खुद पढ़ा हूँ, जिसकी स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1957 ग्वालियर में। जी हाँ, बात कर रहे हैं लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की, जिसे पहले LCPE बोला जाता था। इसमें BPE 3 ईयर प्रोग्राम, पहले तरीके के प्रोग्राम चालू हुए। उसी के साथ साथ पहली मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन की इसी कॉलेज में चालू हो रही थी। LNIP को आज की डेट में साउथ एशिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट बोला जाता है और नेक की तरफ से A++ ग्रेड भी इसे मिला हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर ये यूनिवर्सिटी आती है और उसी के साथ साथ में कोचिंग, BPED, MPED, बाकी न जाने कितने स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोग्राम्स ये चलाती है। इसके लिए आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जिसकी भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पर प्लेयर तो हो रहे थे, लेकिन प्लेयर को तैयार करने के लिए कोचेस की कमी थी। कोचेस को बनाने के लिए भी तो किसी संस्थान की आवश्यकता होनी चाहिए। अब जब जरूरत पड़ी कोचेस को बनाने की, तो कोचेस की फैक्ट्री यानी कि NSNIS, जिसको पहले NIS बोला जाता था, बाद में इसका 1973 में नाम बदल दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जिसकी स्थापना 1961 में हुई और इसने भारत की कोचिंग इंडस्ट्री को बदल के रख दिया। 7 मई 1961 में बना ये इंस्टीट्यूट, जिसमें कोचेस को साइंटिफिक ट्रेनिंग दी जाती थी। यहाँ से 1 साल का डिप्लोमा करके आप सरकारी कोच बन सकते थे और आज भी यहाँ से 1 साल का डिप्लोमा करके आप गवर्नमेंट कोच बन सकते हैं। भारत में बहुत सारे डेवलपमेंट चल रहे थे, खिलाड़ी भी गांव-गांव में खेलों की ओर बढ़ रहे थे, सब हो रहा था, लेकिन जो खिलाड़ी बिना साइंटिफिक अप्रोच के चलेगा वो कितना ही आगे दौड़ पाएगा या कितना ही आगे वो खेल पाएगा। तो उसके लिए जरूरत पड़ती है हमारे भारत में स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट की, और स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट में सबसे पहले आता है स्पोर्ट्स पर्सन का डेवलपमेंट, यानी कि खिलाड़ियों का डेवलपमेंट। तो कोई ऐसा तो इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहां पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाए या खिलाड़ियों को सिखाया जाए साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, डाइट, उसके अलावा जितनी भी चीजें खिलाड़ियों के लिए जरूरी हैं वो सारी दी जाए। तो उसके लिए हमारा एक संस्थान जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई बना 1984 में, और साई ने 1982 में जो एशियन गेम्स हुए थे उसके बाद ग्रास रूट से एलाइट पाथवे तैयार किया, जो कि ग्रास रूट लेवल से प्लेयर्स को चुन के उन्हें तैयार करता था। और यहाँ पर जो कोचिंग दी जाती थी वो वर्ल्ड क्लास की कोचिंग थी, खाने की फैसिलिटी और बाकी खिलाड़ियों के रहने का सारा बंदोबस्त यहाँ पर था। और यही कारण है कि आज की डेट में आप अगर किसी ओलंपिक मेडलिस्ट को भी देख लें, कोई भी हो वो चाहे, उसके पास में साई की टी-शर्ट जरूर मिलेगी। ये साई की टी-शर्ट दर्शाती है कि अगर भारत में स्पोर्ट्स की बात आती है तो साई हमेशा खड़ा होता है। तो साई को एक सैल्यूट तो हमारा बनता ही है, और मैं आगे भी ये उम्मीद करता हूँ साई से कि इससे भी बेहतरीन फैसिलिटीज हमारे खिलाड़ियों के लिए वो मुहैया कराएगी। अब उन पॉलिसीज की ओर भी नजर डाल लेते हैं जिनने भारत के खेल को बदल के रख दिया। सबसे पहली पॉलिसी 1984 नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, उसके बाद 2001 में भी पॉलिसी आई जिसमें मास लेवल पे पार्टिसिपेशन और इलाइट एक्सीलेंस पे, साथ ही साथ फिजिकल एजुकेशन पे ध्यान दिया गया। 1959 में NPED यानी कि नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, जिसने ग्रेडेड फिटनेस बैटरी अक्रॉस स्कूल और कॉलेजेस में स्टार्ट किया। हम यूं कह सकते हैं नेशनल लेवल पे फिटनेस का असेसमेंट हो रहा था। बात कर लेते हैं सितंबर 2014 की, जब टॉप्स यानी कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम आया, जहां पर कुछ गेम्स को स्पेशल फंडिंग, फॉरेन ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट मिला, जिसने हमारे भारत के खेलों को ओलंपिक में पदक दिलाया। उसके बाद बात कर लेते हैं खेलो इंडिया की। जी हाँ, खेलो इंडिया ने ग्रास रूट लेवल पे जितने खिलाड़ी थे उनका टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करके उन्हें कॉम्पिटिशन्स में और उन्हें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिलाया, ताकि खेलो इंडिया के थ्रू भारत के खिलाड़ी डेवलप हो सके। और आज हमें खेलो इंडिया के थ्रू नेशनल लेवल पे मेडलिस्ट भी देखने को मिल रहे हैं। अब जिक्र कर लेते हैं फिट इंडिया मूवमेंट की। 2019 में नेशनल लेवल पे फिट इंडिया मूवमेंट चालू किया गया, जिसका एक नारा भी दिया गया, फिटनेस का डोज
आधा घंटा रोज। अब बात कर लेते हैं एनईपी। एनईपी का हम किसी खास वीडियो में भी जिक्र करेंगे, लेकिन एनईपी 2020 की अगर हम बात करें, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोला जाता है, इसमें स्पोर्ट्स को एक अलग ही तवज्जो दी गई है। तीसरी क्लास से यानी कि 3rd क्लास से ही फिजिकल एजुकेशन केवीएस के सिलेबस में ऐड किया गया है। फिजिकल एजुकेशन को एक कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह ऐड किया गया है, ना कि चॉइस सब्जेक्ट की तरह। तो फिजिकल एजुकेशन का यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन डेवलपमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि सबको पता है फिजिकल एजुकेशन खाली पढ़ना नहीं है, फिजिकल एजुकेशन एक होलसम डेवलपमेंट है। अब बात कर लेते हैं 2025 की खेलो भारत नीति, जो सबसे लेटेस्ट है। भारत नीति के अम्ब्रेला में गवर्नेंस प्लस स्पोर्ट्स साइंस और ग्रास रूट टू अलाइट पाइपलाइन तैयार कर रही है, जो कि हमें टारगेट करेंगी सीधा ओलंपिक्स के लिए। तो दोस्तों, देखा आपने फिजिकल एजुकेशन क्यों जरूरी है। भीमबेडका की दीवारों से लेके आपके क्लासरूम तक फिजिकल एजुकेशन ने इंडिया को एंड्योरेंस, डिसिप्लिन, टीम वर्क सिखाया है। अखाड़ों की मिट्टी से उठे चैंपियंस और गुरुकुल की तपस्या से आया योगा। कॉलोनियल क्लब्स ने रूल्स दिए और हमारी ग्रास रूट ने रूह दी। और जो आज ये पॉलिसीज चल रही हैं, वो हर बच्चे का खेल का अधिकार और हर एथलीट को प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है। यानी कि हर पुशअप एक प्रॉमिस है और हर मैच एक नया चैप्टर यानी कि नया अध्याय है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। अगर आप फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट हो तो अपनी थ्योरी को ग्राउंड पे उतारो, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करो। अगर आप फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं तो बच्चे को पुश दो, वो जिंदगी भर का मोमेंटम बन सकता है। और अगर आप कोच हैं तो कोचेस से मेरी रिक्वेस्ट है, साइंटिफिक ट्रेनिंग्स पे और ज्यादा ध्यान दो, रिसर्चेस पढ़ो और ड्रिल्स को ऑप्टिमाइज करो। और पेरेंट्स से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को खेलों को सिर्फ एक्स्ट्रा मत समझो, खेलों को एसेंशियल बनाओ। जब तक आप अपने बच्चों को पुश नहीं करेंगे और खेल को लाइफ का एक हिस्सा नहीं बताएंगे, तब तक वो अपना 100% नहीं देंगे। और भारत को मेडल कहाँ से मिलेंगे फिर? क्योंकि जब एक बच्चा खेल खेलता है तो वो खाली खेल ही नहीं खेल रहा होता है, वो डेवलप कर रहा होता है अपना फ्यूचर थ्रू मेंटली, फिजिकली एंड सोशल डेवलपमेंट। और बाकी जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ फिजिकल एजुकेशन में लगा हुआ है, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो, या यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, या मिनिस्ट्री लेवल पे हो, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप पॉलिसीज को इसी तरीके से लागू करते रहें और पुश देते रहें, ताकि फिजिकल एजुकेशन का डेवलपमेंट बना रहे। और पॉलिसी लागू करने के बाद एक निगरानी जरूर रखें कि वो सही काम कर रही है या नहीं। बहुत सारे स्टेडियम्स इंडिया में ऐसे भी हैं जहां पर घुटनों तक घास है, वहां खेलने की व्यवस्था नहीं। तो ऐसी चीजों पे भी ध्यान दिया जाए। तो दोस्तों, इंडिया की फिजिकल एजुकेशन की कहानी अब रुकेगी नहीं, क्योंकि आप और हम सब मिलके बनाएंगे भारत के फिजिकल एजुकेशन को वर्ल्ड में नंबर 1। और उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना होगा। बाकी हम लोग इसी तरीके से मिलते रहेंगे। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।